हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम बात करेंगे आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं सेल। सेल जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल कैसे वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये भी हम देखेंगे। सेल की कॉम्पोजिशन क्या है वो भी हम देखेंगे। सेल किस तरह से काम करता है, रिएक्ट करता है, वो भी हम इसी सेशन के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली आपको सेल ही क्यों करते हैं, और सबसे पहले सेल क्यों करते हैं? रीजन है कि जब आपका बेस स्ट्रांग होगा किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, सबसे पहले आपको उसका कंसेप्चुअल यानी कि आपको उसका पहले कंक्रीट सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि आपका बेस या फिर उसको फाउंडेशन कहते हैं। सेल से स्टार्ट होती है आपकी बायोलॉजी। आपने आपने जो है अपनी दूसरी जो आपकी एलिमेंट्री क्लासेस है उसके अंदर भी आपने स्टडी किया होगा, तो उसके पहले सेल ही पढ़ते हैं। सेल के बाद हम करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रीजन क्या है? क्योंकि सेल अगर आपको समझ आ गया है कि बेसिकली कोशिकाएं, जिसे हम हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं, या सेल है, वो बेसिकली करता क्या है, सेल के फंक्शंस क्या है, सेल प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, इन्हें हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, कहाँ पर ये क्लासिफाइड है, कैसे हम सेल की ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे, तो कैसे काम करती है, कौन से ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें करते हैं हम सेल के अंदर। इसलिए हम सेल को कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर सेल अलाइव है, फंक्शनल है, तभी वो क्या बना पाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो बनाएगा ही, लेकिन अगर सेल फंक्शनल है तभी आपका ऑर्गेनिज्म भी फंक्शनल है। अगर सेल डेड हो गया तो ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दी फंक्शंस। ठीक है, तो इसलिए वो कैसा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो दिस इज योर सेल, जो कि इसके अंदर आपको क्या दिख रही है, ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये पिक्चर आपको क्लियर है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेंट्रली लोकेटेड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास देयर इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दिस इज राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, डन, एंड दीज आर योर गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स। सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ योर ऑर्गेनल। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रही है, वैक्यूल भी इसके अंदर आपको दिखेगा। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इस तरीके से सेल आपको अंदर से दिखता है और ऐसे ही फंक्शनल होता है। अपने आप में एक दुनिया है आपकी बॉडी के अंदर, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर यूं कहे कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो यहां पर देख लेते हैं। ठीक है जी, सेल को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सेल सबसे पहले फंक्शनल होगा तभी आपके आगे ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनेंगे। कैसे? ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स दी टिश्यूज, जिसको आप ऊतक कहते हैं। टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो ग्रुप बनाकर टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, आपकी सेल है। जब तक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल फंक्शनल नहीं होगा, टिश्यूज नहीं बनेंगे, ऑर्गन काम नहीं करेगा, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे, और ऑर्गेनिज्म भी आपका फंक्शनल या लिविंग नहीं होगा। तो सेल का लिविंग होना भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका सेल नॉन लिविंग है तो भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा डेड सेल्स को हमेशा क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। एंड देयर इज ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड, जिसे हम कहते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो अपने ग्रेवयार्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। ये सब क्या है? तो आप ये देखो कि आपकी बॉडी के अंदर अंदर ही क्या चल रही है, एक अलग से दुनिया चल रही है। उसी दुनिया को हम बायोलॉजी के अंदर समझते हैं। दैट्स इट। बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको बायोलॉजी को इस तरीके से समझना ही नहीं है कि आपको लगे कि दिस इज योर सब्जेक्ट और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम है, ऑब्वियसली आपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एग्जाम के लिए ही आए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली और क्या चीज है इसके अंदर, कि आपको समझना है कि आपकी बॉडी जिस चीज से बनी है, जिसे आप कोशिका कहते हो या सेल कहते हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपकी बॉडी के अंदर सेल जो होता है वो काम करता है, या बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल एज वेल। ठीक है, तो ये सेल है, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गेनिज्म। यही आपका सिलेबाई है, इसी को आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। जैसे टिश्यूज आप पढ़ते हो, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो, प्लांट पढ़ते हो, और पूरा का पूरा यहीं पे पढ़ते हो ना, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमेलिया या एनिमल, तो वो सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। उन सारे ऑर्गेनिजम्स का सेल, फिर उसका टिश्यू लेवल, उसका ऑर्गन सिस्टम, और वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आप इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो दिस इज वी गोना टॉक अबाउट इन द बायोलॉजी। इन्हीं सारी चीजों को हम बायोलॉजी के अंदर डिटेल में
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर ही क्या रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि सेल कैसा होता है आपका, या तो वो लिविंग होगा या फिर वो कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है, तो अब बायोलॉजी के अंदर आपके लिविंग और नॉन लिविंग के लिए 4 से 5 ऐसी एक्टिविटीज बताई गई हैं जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करती है। हर सब्जेक्ट की तरह आपकी बायोलॉजी के अंदर भी क्या है, डेफिनेशंस हैं कुछ चीजों को लेकर। जैसे लिविंग किसको कहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लिविंग या व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आप क्या बोलोगी, एनीथिंग दैट कैन रिस्पायर इज कॉल्ड एज लिविंग, और जो रिस्पायर नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी और एक्टिविटीज हैं जो लिविंग थिंग्स परफॉर्म कर सकती हैं, या फिर आप लिविंग या नॉन लिविंग को दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई और एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप बता सकते हो कि ये लिविंग के अंदर होंगी और ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं? ऐसा ही होगा। नॉन लिविंग क्या है, जिसके पास, जो लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है, वही है ना। अब ये जीवित है, ये निर्जीव है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, 4 से 5 एक्टिविटी। सबसे पहले रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा पहली एक्टिविटी है आपकी ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ मतलब इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर आपका सेल है कोई, या सॉरी नॉट सेल, इट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स ग्रो कर रहे हैं यानी लिविंग है। ठीक है, ग्रोथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अगर सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि वो लिविंग है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन लिविंग है। सिंपल, यानी नॉन लिविंग के बीच में ग्रोथ नहीं होगी, लिविंग के पास ग्रोथ होगी। उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी इंपॉर्टेंट वन इज योर रिप्रोडक्शन। और अगर आप अपने पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे तो आपको इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं आप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सप्रेस करेंगे, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूसिंग अगेन, एक के बाद एक प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसिंग अगेन, यही है, दिस इज योर रिप्रोडक्शन। उसके बाद तीसरी बात अगर हम करते हैं दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आप इलेबोरेटेड फॉर्म में भी समझ सकते हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी एक्सप्रेस करती है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह से आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है, that is your anabolism and catabolism। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज की सिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का टूटना। अब आप यहां पर एनालाइज करो कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो बनती है और ऐसी कौन सी चीजें टूटती है। अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकती हूँ, आपकी बॉडी में प्रोटीन का बनना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। आपकी बॉडी प्रोटीन्स बनाती है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट हियर इज द डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वन। तो ये सब क्या हो गए आपके कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, किसी भी चीज का बॉडी के अंदर बनना और किसी चीज का बॉडी के अंदर टूटना, ये दोनों साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये किसी भी चीज का बनना या किसी चीज का टूटना, दे आर बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज नॉन लिविंग डू नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन एज वेल। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज जो आती है हम आपके अंदर, दैट इज योर होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या बोलते हैं, ये आपका एक इंग्लिश वर्ड भी है, या हम होम्योस्टेसिस बार बार भी हम बोलते हैं। रेगुलेटरी, यानी कि आपकी बॉडी गर्मी के अंदर कैसी हो जाती है, स्वेटिंग आती है, नॉर्मल टेम्परेचर, सर्दी में बॉडी हीट हो जाती है, दैट इज मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। और ये कौन मेंटेन करेगा, लिविंग, जबकि नॉन लिविंग नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज योर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उस पर बैठता है या इंटरनल फैक्टर अगर सेल के अंदर है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ इसका, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि अगर एक ब्लड सैंपल को 10% शुगर या 15% सॉल्ट कंडीशन में रखा गया तो वो किस तरह की कंडीशन होगी, और उस कंडीशन के अंदर ब्लड सेल या प्लांट सेल कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे वो आपके एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को।
वेदर दे विल प्लाज्मोलाइज होंगे या फ्लेसिड रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है आपकी रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस, यानी कि किस तरीके का स्टिमुलस दिया गया है और सेल आपके कैसे उस स्टिमुलस के लिए आपको आप रिएक्ट करते हैं आपके सेल, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ये अगर आप अपने पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्हीं चीजों में से आपको क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से आ जाते हैं, मतलब यहाँ तो ये एक ऐसा एरिया है, कोर एरिया है, जहां से आपको पूछे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। सेल चैप्टर भी ऐसा है क्योंकि देखो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि सेल बेस है, ऐसे एग्जामिनर इज ऑल्सो फेमिलियर अबाउट दिस कि सेल अगर इंपॉर्टेंट है, सेल के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो फॉर श्योर है कि आपको आगे चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। क्या आपको पता है कि किसके अंदर कौन सी चीज हो रही है एंड व्हाई इट इज फंक्शनल एज वेल। इसीलिए हम सबसे पहले करते हैं सेल चैप्टर, ठीक है। तो हम इसीलिए सेल चैप्टर को जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल, इंट्रोडक्टरी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताया है। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी टाइप ऑफ योर सेल्स, ठीक है। टाइप से पहले वी विल टॉक अबाउट दी डिस्कवरी, ठीक है। तो हिस्ट्री और डिस्कवरी देख लेते हैं सेल की कि किसने की थी और कैसे सेल की बात कैसे आई, हाउ द सेल डिस्कवर्ड, या कैसे क्या हिस्ट्री है, कैसे ये सेल जो है वो आपका एजुकेशन में आया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो कंसिडरेशन में आया, कैसे इस पे ध्यान गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे सबसे पहले हम यही करेंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, एक पर्सन है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक काम करते हैं आपके कॉक सेल्स के ऊपर। कॉक सेल्स बेसिकली आर दी डेड सेल्स। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है यहाँ पे कि जो कॉक सेल्स होते हैं दे आर दी डेड सेल्स। कॉर्क, ये कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, ठीक है। तो वो कॉर्क सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे। जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखा वहां पर कॉर्क सेल्स के अंदर, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स या फिर वॉल्स उनको दिखाई दी। दिस इज योर ये, ठीक है, कुछ ऐसी वॉल्स उनको दिखाई दी और उन्हें क्या लगा कि ये वॉल्स क्या है बेसिकली, अब छोटा कमरा है उसको क्या बोल देते हैं, सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। यहां से उन्होंने जो कॉइन किया टर्म दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि दीज आर लाइक सेल्स। छोटा सेल, छोटा कमरा, सेल है, छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स है जिनको उन्होंने नाम दे दिया सेल। और इस बात का जिक्र किया उन्होंने अपनी बुक के अंदर जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं आपके। तो ये दिस इज ड्रॉइंग बाय द हुक और ये कॉक टिश्यूज ऐसे होते हैं और ऐसे कॉक टिश्यूज के अंदर हुक को दिखाई दिए कंपार्टमेंट। यू कैन हैव अ लुक कि कुछ इस तरीके से उनको कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए गए और इनको उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, सेल है। तो अगर यहाँ से समरी निकालनी है तो क्या है, रॉबर्ट हुक ने बेशक सेल के बारे में बात की है लेकिन किस पे की है, डेड सेल्स पे की है। कि डेड सेल्स क्या है बेसिकली, वो डेड आपकी एंटिटी है, अभी तक वो लाइव है ये नहीं पता, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कहते हैं कि सेल्स सिर्फ और सिर्फ डेड नहीं होते हैं, सेल्स कुड बी लिविंग एज वेल, वो लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो लिविंग है, यानी अब देखो लिविंग है तो अब मैं आई एम कंसिडरिंग कि आप लोगों को जो है अब लिविंग का मतलब समझ आ गया है। लिविंग ग्रोथ एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे, होम्योस्टेसिस करेंगे, प्लस योर रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो जरूर एक्सप्रेस करेंगे, जिसको आप करेक्ट्स में कहते हो कि एनीथिंग दैट कैन रिस्पायर इज कॉल्ड एज सेल्स। सेल्स रिस्पायर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऑर्गेनल होती है जिसके अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको करवाई जाएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत पेशेंटली चीजों को सुनना है। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, ठीक है। तो मैं ये चीज हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप ही के लिए है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको लगता है कि ये चीज समझ नहीं आई है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक को थोड़ा इलाबोरेटेड करवा दो, वो सारी की सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है। एंड वी विल डेफिनेटली कंसीडर योर क्वेरी एंड विल एंटरटेन योर डाउट्स एज वेल। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो डेड ही नहीं होते हैं, सेल्स कुड बी लिविंग एज वेल। सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग भी। तो अगर आपसे पूछा कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की है तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है। सिंपल सेल की डिस्कवरी किसने की तो रॉबर्ट हुक आते हैं। तो ध्यान देना है, लिविंग पूछा या कैसा पूछा, लिविंग सेल्स के बारे में वो बात करते हैं। और कहाँ देखते हैं वो, बैक्टीरिया, स्टार्टर ऑफ द टीथ। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे लिविंग सेल। स्टार्टर ऑफ टीथ के अंदर बैक्टीरिया, फिश के अंदर एरिथ्रोसाइट और एनिमल क्यूल्स बोलते हैं स्पर्म्स को, प्रोटोजोआ यानी कि व्हाट इज इट।
तो मेनली एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है, एनिमल क्यूलिस्ट बोला जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए हैं या फिर लिविंग सेल्स डिस्कवर किए हैं इन दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर एनिमल्स के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं सारे के सारे। तो ये एनिमल्स हैं, एक्वाटिक हो चाहे आपके टेरेस्ट्रियल हो, लेकिन है क्या, एनिमल्स। तो वो कहते हैं कि ही इज कॉल्ड एज द, और ही इज कॉमनली नोन एज द एनिमल क्यूलिस्ट, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने जो बताया सेल्स की लिविंग जो सेल्स हैं आपके वो कहाँ होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल्स कैसे, कोशिकाएं कैसी जीवित है। ठीक, अब रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 के अंदर। अब वो ये कहते हैं कि आपको पता है कि सेल्स के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। देखो, जब कोई एक चीज डिस्कवर हो जाती है, जैसे उन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल, या फिर उन्होंने डिस्कवर किया आपका कौन सा सेल, लिविंग सेल। अब अगर सेल डिस्कवर कर दिया बाहर से, तो ऑब्वियसली उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा ही होगा, उन्होंने देखा ही होगा कि अंदर माइक्रोस्कोपिकली यानी फिर इंटरनली उस सेल के अंदर क्या क्या है वो देखेंगे। तो अब क्या करते हैं, सबको क्या मिल गया, एक टॉपिक मिल गया पढ़ने का। ठीक है, तो अब हर एक साइंटिस्ट जो है वो कोशिश करेगा कि उस सेल को और डेप्थ में स्टडी किया जाए। कुछ लोग तो इसलिए भी स्टडी करते हैं ताकि वो क्रिटिसाइज कर सके कि जो भी रॉबर्ट हुक ने या एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन चीजों को क्लेम कर रहे हैं क्या वो सच है या नहीं है। इसी डीप स्टडी के अंदर साइंटिस्ट जो होते हैं वो करना कुछ और जाते हैं और डिस्कवर कुछ और कर लेते हैं, या फिर कभी वो फेवर में चले जाते हैं, कभी वो उसके अगेंस्ट में भी चले जाते हैं। लेकिन फेवर हो चाहे अगेंस्ट हो, एक चीज कॉमन होती है, दैट इज योर इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी। कुछ ना कुछ वो डिस्कवर जरूर कर लेते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन आएंगे। रॉबर्ट ब्राउन कहेंगे कि बिल्कुल सही है, बट देयर इज ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस इन दी रूट सेल्स ऑफ दी ऑर्किड प्लांट सेल। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर, सबसे पहले किसके अंदर देखा गया है, प्लांट सेल के अंदर। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि जो न्यूक्लियस है वो पहले प्लांट में देखा गया था या फिर एनिमल के अंदर देखा गया था, या फिर पूछ सकते किसके अंदर देखा गया। तो ऑर्किड प्लांट सेल के अंदर देखा गया था, किसके अंदर, प्लांट सेल की रूट के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। फिर ग्रू आते हैं और वो एक सेल कंसेप्ट देते हैं जो ये कहते हैं कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जो हमने किया था सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है आपकी, दैट इज योर सेल। तो ग्रू कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो किसकी वजह से बनता है, आपका सेल की वजह से बनता है। ठीक, सेल की वजह से ही बनेगा ना। ठीक है, कि वो सेल की वजह से बनता है, सेल स्ट्रक्चर है, सेल जो है वो बेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने का। उसके बाद कहां पर नोटिस करते हैं, ये भी प्लांट टिश्यू के अंदर। फिर डुजार्डिन आते हैं। डुजार्डिन कहते हैं कि सेमी फ्लूइड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के आसपास। मैंने कहा देखा है, मसल सेल्स के अंदर। यानी उन्होंने मसल सेल्स को जब पढ़ा तो मसल सेल्स के आसपास जो है न्यूक्लियस जो दिखा उनको, उस न्यूक्लियस के आसपास उनको क्या दिखा, सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट दिखा, जिसे उन्होंने क्या बोल दिया, सारकोड। ठीक, सारकोड को उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि सारकोड जो है आपका, सार्क जो है दिस इज फॉर योर मसल्स के लिए यूज किया जाता है, तो सारकोड कह दिया कि वो एक ऐसा सेमी फ्लूइड है जो फ्लूइड कहाँ होता है आपके न्यूक्लियस के आसपास, नर्व सेल्स सॉरी मसल सेल्स के अंदर होता है। पुरकिंसे आते हैं। अब ये सारी चीजों को क्लेम करेंगे, साइंटिस्ट काम करते हैं। पुरकिंसे बोलेंगे कि ये सारकोड तो नहीं, इस जेली लाइक मटेरियल जो कि बेसिकली लिविंग होता है। अब लिविंग किसको कहते हैं, फिर से यहाँ पर आपको शो क्लियर हो जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म को लिविंग क्यों कहा गया है। इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, नॉट सारकोड, मतलब सारकोड वाज रिप्लेस्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। और पुरकिंसे की इसी स्टेटमेंट को हक्सले ने सपोर्ट किया, क्या बोला कि इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ, इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये फिजिकल बेस है लाइफ का, हक्सले को फिजिकल बेस कहते हैं। तो यहां से बनते हैं आपके कुछ एक क्वेश्चन जो आपके साइंटिस्ट पे आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका एक। इसके बाद सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम हर सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं कि कोई ना कोई थ्योरी होती है, कोई ना कोई आपकी थ्योरी होती है, या फिर आपको ये पता होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई थ्योरम होती है। मैथमेटिक्स के अंदर जाओ थ्योरम है, हर चीज को प्रूव करने के लिए थ्योरी बनाई गई है, मतलब यूनिवर्सल कोई चीज बनाई गई है। ऐसे ही जब साइंटिस्ट सेल के ऊपर काम कर रहे थे तो दो आपके दोस्त आते हैं, शेल्डन एंड शॉन, जबकि वो अलग अलग है, शेल्डन एंड शॉन। 1838 के अंदर एक आएगा, 1839 के अंदर दूसरा आएगा।
1838 के अंदर जर्मन बॉटनिस्ट यानी प्लांट से रिलेटेड जो है वो बताते हैं कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं एसेंशियली सिमिलर होते हैं और उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यानी कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं, जितने भी, ऑलमोस्ट एवरी प्लांट सेल हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर लिखा है, सेम नहीं लिखा है। सेम और सिमिलर आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अगर आपको इनका डिफरेंस बताओ, सेम का मतलब है जेरॉक्स कॉपी, बिल्कुल सेम। सिमिलर का मतलब है 19-20 का फर्क हो सकता है, कोई ऑर्गेनल छोटी बड़ी हो सकती है, कोई ऑर्गेनल कहीं पे हो सकती है, कोई पेरिफेरी पे हो सकती है, कोई सेंट्रली लोकेटेड हो सकती है, किसी का फंक्शन थोड़ा सा मिलता जुलता हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सिमिलर। तो कहते हैं कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनका क्या है, फंक्शन सिमिलर है। एक चीज कॉमन है, वो है सेल वॉल। हर एक प्लांट सेल के पास आपको क्या मिलेगी, सेल वॉल डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है। 39 के अंदर श्वान आते हैं और वो जोलॉजिस्ट है, यानी कि वो किस पे काम करते हैं, जोलॉजी क्या होती है आपकी, एनिमल्स। तो वो भी सेम चीज कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स आर देयर, अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर से वही स्ट्रक्चर उनका सेम होगा, लेकिन उनके पास क्या होती है आपकी, सेल वॉल नहीं होती, वहां पर सेल मेम्ब्रेन। तो कंक्लूड किया कि प्लांट और एनिमल सेल्स के पास मोर और लेस सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो ये भी कहते हैं कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दे आर बोथ लाइक योर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस। अब क्योंकि चिल्ड्रन और श्वान की थ्योरियां आपस में जो है वो क्लैश करती है, यानी कि एक दूसरे से कोलैप्स कर रही है। उनको लगता है मेरे पास भी, मैंने भी यही पढ़ा एनिमल में, तूने भी प्लांट में यही पढ़ा, तो जो चीजें उनको कॉमन लगी वहां से उन्होंने कंक्लूड की सेल थ्योरी या सेल हाइपोथेसिस कि बोथ प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स से ही बने होते हैं। और यहां से बनाते हैं वो कंक्लूजन के अंदर आपकी सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, जिसे हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो 1839 के अंदर चिल्ड्रन श्वान ने आप क्या किया, अपनी फाइंडिंग्स को क्या किया, कंबाइन किया और वहां से बनाया आपका पोस्टुलेट्स ऑफ दी सेल थ्योरी। पोस्टुलेट्स जो हैं वो आपके क्या क्या हैं वो देख लेते हैं आप। सबसे पहले वो बात करते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके सेल से बने। बिल्कुल सही है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, हमने भी पढ़ा है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने, और हम भी ये चीज मानते हैं आप। ठीक है, दैट वाज द करेक्ट वन। पहला पोस्टुलेट बिल्कुल सही है। दूसरा, इट कंटेन्स दी हेरेडिटरी मटेरियल। अब हमने बोला ना कि पीछे प्लांट सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। हेरिडिटरी का मटेरियल मतलब क्या होता है कि ये इट ऑलवेज गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसे हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। उसके बाद न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नए सेल्स बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डिनोवो। वो ये कहते हैं नए सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, डिनोवो का मतलब होता है अगेन, रीअपियर। ठीक है, री, डिनोवो मीन्स अगेन, दोबारा बनते हैं, यानी एक बार सेल डेड हो जाएगा फिर से नया सेल दोबारा बनेगा। यहां पर आते हैं आपके रडोल्फ वर्चो, एक साइंटिस्ट है, और रडोल्फ वर्चो इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि आपकी दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि नए सेल्स जो है वो दोबारा से बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू रडोल्फ वर्चो वो स्टेटमेंट देते हैं ओमनेस सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है, वो ये स्टेटमेंट देते हैं जिसका मतलब है एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन, यानी कि ये सेल जो है वो दूसरे सेल को जन्म देगा। दिस इज कॉल्ड एज एवरी सेल ओरिजिन और एवरी लिविंग सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल वही दूसरे सेल को जन्म देता है, जिसे हम ओमनिस सेलुला ए सेलुला कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज रडोल्फ वर्चोस मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन है। ठीक है जी, तो ये क्या होगी, क्रिटिसाइज होगी। उसके बाद सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, फिजियोलॉजिकल है, मेटाबॉलिज्म एक्सप्रेस करती है आपकी, सेल्स ही मेटाबॉलिज्म करती है। जैसे हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फॉर्मेशन होना या किसी चीज का आपका ब्रेक डाउन होना वो सब सेल के अंदर ही होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर वो कहते हैं हर एक सेल इतना कैपेबल है कि वो मेंटेन कर सकता है अपनी वाइटलिटी इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी सेल के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हर एक सेल अपने आप में इतना परिपूर्ण परिपक्व है कि वो किसी और सेल की जरूरत उसको पड़ ही नहीं सकती कि वो अपनी जो है वाइटलिटी, मतलब अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए किसी और सेल की जरूरत पड़े। उसके अंदर सारी ऑर्गेनल्स हैं जो खुद मैनेज कर लेता है, ये भी बिल्कुल सही, हर एक ऑर्गेनल ही पढ़ते हैं, हर एक सेल के अंदर होती है। सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है जो क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि डीएनए, आरएनए। दिस इज योर सेल थ्योरी, ये बताते हैं आपके शिल्डन एंड श्वान। ठीक है जी। अब यहां से शुरू हो जाती है आपकी सेल की जांच पड़ताल और ज्यादा। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर? एक्सेप्शन ये है कि जो सेल थ्योरी, अब हमने जितने पॉस्टुलेट्स पढ़े, अगर हम इसको वायरसेस पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये जो आपके पॉस्टुलेट्स हैं ये आपके वायरसेस के अंदर अप्लाई नहीं होते हैं। रीजन, वायरस की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और ये तो कहते हैं कि जो वायरसेस है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। जबकि ये कहते हैं कि जो सेल्स है दे आर लिविंग वंस, जबकि वायरसेस आर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। लिविंग कब है? जब उनको होस्ट मिल जाता है, नॉन लिविंग जब उनको होस्ट नहीं मिलता। एयर के अंदर दे आर कंसिडर्ड एज दी नॉन लिविंग पार्ट। अब जो आपका वायरस है उसके अंदर एक और चीज नहीं है, दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म, जो एसेंशियल पार्ट है आपके सेल का। इसलिए सेल थ्योरी जो है वो वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस या आपके प्लांट, ऑब्वियसली आंसर विल बी वायरसेस, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई को फिर भी कहीं ना कहीं सेल वॉल मैच हो जाना, ये सारी चीजें जो है अप्लाई हो जाती है, इसलिए सेल थ्योरी जो इन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, बट कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की गई है सेल थ्योरी के अंदर, इसलिए हम उनको कह देते हैं कि ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई है। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें कि जहां सेल थ्योरी बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होती है, तो आंसर बनेगा आपका वायरसेस। ठीक है जी। और बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी को वी कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, हम इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर वो कैसे हैं आपके बैक्टीरिया? बेसिकली दे आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी देखेंगे किसे कहते हैं। पहले ये देख लो कि इनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं एंड दे लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? लैकिंग होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। तो आप वहां पर जब न्यूक्लियस की बात करते हो पोस्टुलेट के अंदर, तो वो वाला पोस्टुलेट जो है वो आपके बैक्टीरिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेटर ऑन इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूक्लियोइड, वो मैं आपको बता दूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, दीस आर द स्पाइक्स जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं एंड बेसिकली दे फीड ऑन द प्रोटीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसी भी। ठीक है, फंक्शनल रीजन करने से पहले अब आ जाते हैं आपके दो तरह के सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं या कोई भी सेल है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर चाहे किसी के में भी है, सेल्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। सेल की अगर टाइप्स की बात करें तो सेल आपके दो तरह के। सबसे पहले आता है आपका प्रोकैरियोट, एंड देन कम्स योर यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे, अब देखो बहुत से बच्चों को ये चीज याद नहीं होती है, याद करनी भी नहीं है। देखो आप कैसे ट्रिक से याद करना। देखो समझो, मेरे साथ समझो, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे या दोबारा उसको रिपीट भी कर लेंगे। अगर आप दोनों टर्म्स को गौर से देखोगे तो आपको दो चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर, एक चीज दोनों में कॉमन नजर आएगी। ठीक है, मेरे साथ ही लर्न करना है। ठीक है, ताकि आपको जब आप आफ्टर लेक्चर जब आप इन चीजों को देखो, रिवाइज करो, तो आपको याद हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। जब समझ आ जाता है फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में अगर आप देखोगे तो कैरियोट्स जो हैं वो कॉमन है। यहाँ पे भी कैरियोट्स, यहाँ पे भी कैरियोट्स। कैरियोट्स यानी कैरियो। कैरियोट्स का मतलब बायोलॉजी के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब बायोलॉजी के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये वो सेल्स हैं जो न्यूक्लियस की इन्वेंशन से पहले, प्रो मतलब पहले, यानी दीज सेल्स आर अ काइंड ऑफ योर प्रिमिटिव सेल्स। और प्रिमिटिव सेल टाइप है प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव है। और जो आपके यू का मतलब होता है एडवांस्ड, तो ये कैसे हैं आपके एडवांस्ड सेल्स हैं, जिनके अंदर कैसा है आपका सेल जो है वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर वेल मैनेज्ड है। सबसे पहली बात तो ये देख लो, प्रिमिटिव है, दूसरा एडवांस है। ये वो सेल्स हैं जो न्यूक्लियस की इन्वेंशन से बिफोर न्यूक्लियस है,
या ये कह सकते हो, और इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये वो है जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक और अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एक डिफरेंस बताना है, दैट विल ऑलवेज, तो आपको ऑप्शन होता है सेल वॉल, ठीक है, या फिर दूसरा आता है आपको सेल मेम्ब्रेन, फिर लिख देते हैं आपको ऑब्वियसली न्यूक्लियस विल बी देयर, न्यूक्लियस, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब क्या लिखोगे? ऑब्वियसली आप ये लिखोगे कि ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं, बट कॉमन जो है दोनों के बीच में दैट इज न्यूक्लियस। एक में न्यूक्लियस है, एक में न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। वो हम करेंगे जब हम प्रोकैरियोट सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट सेल करेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है ये मैं आपको प्रोकैरियोट के अंदर बताऊंगी। यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड बोलते हैं और यहाँ पर वी कॉल इट एज न्यूक्लियस। दूसरी बात क्या है कि ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, membrane bound organelles basically they are absent, membrane bound, whereas यहाँ पर आपकी membrane bound organelles जो है they are present। ये तो क्या डिफरेंस। अब एक चीज आपको और देखना है, एक चीज होती है, एक ऑर्गेनल है जो दोनों में एक जैसा काम करती है और एक जैसी प्रेजेंट भी होती है, एंड दैट इज योर राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स आपके यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, यानी यूकैरियोट्स में भी दे आर प्रेजेंट और यहाँ पर भी दे आर प्रेजेंट। ऑर्गेनल का प्रेजेंट होना ही जो है वो सिमिलरिटी नहीं है। इनफैक्ट राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रोटीन्स ही बनाते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स यूकैरियोट के अंदर भी प्रोटीन्स ही बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंस के साथ साथ उन दोनों का जो फंक्शन है वो भी सिमिलर है, वो भी एक जैसा है, वो भी अलग नहीं है, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसे ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है और दोनों में उस ऑर्गेनल का फंक्शन जो है दैट इज सिमिलर वन, सेम, नॉट सिमिलर, सेम, प्रोटीन सिंथेसिस सेम होता है, ठीक है। सिमिलर कब यूज करते हैं, जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑब्वियसली विल बी डिफरेंट, क्योंकि वहां पर ना तो न्यूक्लियस है ना ही आपका कोई और ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हो सकती है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली जो वो होगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा प्रोकैरियोट्स के लिए अलग होगा, यूकैरियोट्स के लिए अलग, मतलब कि एंजाइम्स का फर्क होता है, 19-20 का फर्क होगा, सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनल सेम है, दैट इज राइबोसोम। तो ये समझना है, ठीक है, ना समझ आए तो पूछ लेना। दिस इज योर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, समझ आ गया। अब आपके दो चीजें, एक और टर्म यूज की जाती है दैट इज योर सेल जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है इफ द सेल इज मेड, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और अगर वो एक से ज्यादा उसके अंदर सेल प्रेजेंट हो तो वी कॉल इट एज मल्टीसेलुलर। मल्टी मतलब मोर देन वन सेल उसके अंदर इन्वॉल्व, दिस इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हो गए आपके सेल का स्ट्रक्चर। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर बात की जा रही है आपके फंक्शनल रीजंस ऑफ अ सेल, कि सेल के अंदर आपके कितनी तरह के फंक्शनल रीजंस होते हैं। क्यों कहा जाता है सेल को फंक्शनल, क्योंकि इसके कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, अगर वो रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज है सॉरी, कुछ ऐसे रीजंस है जो कि फंक्शनल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होता है। स्ट्रक्चर की तो बात करती, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद जो हमने बात करनी है वो हमने करनी है फंक्शनल यूनिट की। सेल इज कॉल्ड एज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर की बात होगी, स्ट्रक्चर हो गया,
अब रहता है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कौन से ऐसे रीजन है जो सेल के अंदर क्या होंगे, फंक्शनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसे रीजन है आपके सेल के अंदर दैट शुड बी फंक्शनल, जिनका फंक्शनल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगर फंक्शनल है, देख लेते क्यों बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद दूसरा देख लेंगे हम, दूसरा विल बी योर साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तीसरी हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो आपके सेल के अंदर जिनका फंक्शनल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली, थिन, ट्रांसपेरेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इलास्टिक, रीजनरेटिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलास्टिक है। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज योर रीजनरेटिव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? रीजनरेटिव है और आउटर मोस्ट। रीजनरेटिव मतलब दोबारा से जनरेट हो सकती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब होता है इट कैन अलाउ और इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सिर्फ उन सॉल्वेंट्स को, सॉल्यूट्स को अलाउ कर सकते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टू दी सेल न्यूट्रिशन, जो सेल न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो सेल स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा, जैसे कि आपका ये सेल है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म और ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर जो फ्लूइड है, इन दोनों के बीच में किसका काम कर रही है? बैरियर का काम कर रही है। और साथ में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से भी, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि रिजिड और प्रोटेक्टिव होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पहला फंक्शनल रीजन है। दूसरा दैट इज योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी साइटो का मतलब होता है, साइटो मीन सेल, स्टडी ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोलॉजी। लॉजी मीन्स टू स्टडी, साइटो मीन्स दी सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब, जहां भी आपको बायो के अंदर अगर आपको कहीं पे भी प्लाज्म मिले, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड होता है। बस आपने याद रखना, प्लाज्म नॉट प्लाज्मा, ए लग जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। ए नहीं है, प्लाज्म है तो फ्लूइड की बात हो रही है। साइटो का मतलब है सेल, यानी कि वो फ्लूइड जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है वो कैसा होता है? अमॉर्फस है, होमोजीनस है, कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस है। तो क्रिस्टल कोलॉइडल भी आता है। ये बनाता है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का कैसा होता है? ग्रैन्युलर होता है, कोलॉइडल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, या फिर आपका हेटेरोजेनस होता है? तो आंसर विल बी योर कोलॉइडल, या फिर आपका ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है क्रिस्टल कोलॉइडल है और ग्राउंड सब्सटेंस ग्रैन्युलर नहीं है। उसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। अब ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और किसके बीच में प्रेजेंट है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच। ठीक है, यही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस है। इसके बीच में जो ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर साइटोप्लाज्म। यही तो साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बायोसिंथेसिस यानी कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी कि सेल रेस्पिरेशन पाथवे। रेस्पिरेशन भी क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू दी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो यानी उसमें भी क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज सेल रेस्पिरेशन, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस। ब्रेक डाउन को बोलते हैं कैटाबॉलिक और फॉर्मेशन को बोलते हैं एनाबॉलिक। यानी प्रोटीन सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ये कैसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर हो रहा है? दैट इज एनाबॉलिज्म। अब याद करो कि मैंने आपसे कहा था कि लिविंग सेल्स एंड लिविंग एंटिटीज के अंदर लिविंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है, किसी भी चीज का बनना, किसी भी चीज का टूटना। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंफ्यूजन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं दे आर बेसिकली लिविंग स्ट्रक्चर्स। लिविंग, अब आपको फिर से बता रही हूँ, लिविंग का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, यानी वो किसी भी चीज पर रिएक्ट करेंगे, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, ये सब के सब क्या है? लिविंग है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स को हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं, जैसे कि आपका वैक्यूम, वो क्या करे? स्टोरेज का काम करते हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो कहीं एक्सपैंड नहीं हो रहा उनका साइज, कहीं पे उनका साइज जो है वो रिलैक्स नहीं हो रहा, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज दी सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका
साइटोप्लाज्म के दो स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इन्फ्यूजन। फिर तीसरा आता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है आपका? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इट कंटेन्स योर डीएनए कंटेनिंग, ऑब्वियसली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं आपके? डीएनए कंटेन, ठीक है जी। सो दीज आर योर क्रोमोसोम्स जो क्या कंटेन करते हैं? डीएनए कंटेन करते हैं। ये डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं सारे सेलुलर एक्टिविटीज को, जिन्हें डायरेक्टर ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। डीएनए बनाता है आपका जीन्स, एक्ट एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज योर जीन्स। वो कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। और वो जीन्स कहाँ होती है आपकी? क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए ऐसा आपको क्या होता है? पैक्ड अप होता है। बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस के बेस पर दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो हम करेंगे डिटेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम पढ़ेंगे आपका न्यूक्लियोइड क्या है, हाउ दी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आपके सेल के, ठीक है। तो अभी जो था दिस वाज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसके अंदर आपको बेसिक बताना था कि सेल वॉल आपका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, आपने हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। इसके बाद हम एक एक ऑर्गेनल को बहुत डेप्थ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल जो है वही आपका बेस बनाता है। इसलिए पहले इन चीजों को रिवाइज कर लीजिए। एंड आई होप एंड आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि चीजें आपने पढ़ी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी नेक्स्ट टाइम जो आप जब आएंगे तो आप पूरी रिविजन के साथ आएंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम करेंगे वो हम करेंगे आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा डिटेल में किया जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उसी से आपकी क्या बनेगी? बेस तैयार होगा। बेस के साथ इसमें हम जो भी लेक्चर के अंदर हम करेंगे दे विल बी डेफिनेटली ऑन दी एडवांस लेवल, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।